हाँ। आमतौर पर जब कोई कह सकते हैं मेडिकल डायग्नोसिस होता है ना, तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है और समस्या तुरंत समझ में आ जाती है। एग्जैक्टली। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, लेकिन आज जब हम 361 वैम के Q1 FY27 यानी जून 2026 के नतीजों की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं ना, तो वो पारंपरिक एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, ये बहुत सही एनालॉजी है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू ने अचानक 20% की जबरदस्त छलांग लगाई है और वित्तीय परिदृश्य की तस्वीर अक्सर काफी धुंधली होती है। मैं इसे डायग्नोस्टिक धुंधलेपन की एक बहुत ही सटीक परिभाषा कहूंगी, क्योंकि वित्तीय रिपोर्टों में विशेष रूप से वेल्थ मैनेजमेंट जैसी जो जटिल कंपनियां होती हैं, वहां असली कहानी कभी भी पहले पन्ने पर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। वो हमेशा बड़े बड़े आंकड़ों और जो जटिल रेशियोज होते हैं उनके पीछे छिपी होती है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। 361 वैम की इस रिपोर्ट में रेवेन्यू में 20% की वृद्धि, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा है। और इसके साथ ही अगर पिछले 5 सालों का इतिहास खंगाला जाए तो कंपनी का मुनाफा, जिसे हम पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, वो 27% के शानदार CAGR से बढ़ा है। मतलब ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन है। और अगर इस प्रदर्शन को एक बड़े संदर्भ में रखकर देखा जाए तो कंपनी का कुल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो 7.7 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बाप रे, 7 लाख करोड़ से ऊपर। हाँ, और लंबी अवधि के निवेशकों के नजरिए से अगर देखें तो इस अर्निंग रिपोर्ट को ओवरऑल 9.2 का स्कोर दिया गया है 10 में से। वित्तीय हलकों में इस स्कोर को एक बहुत मजबूत संकेत माना जा रहा है कि कंपनी की दिशा और दशा दोनों सही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में वो एक्सरे वाली बात की ना, ऊपरी तस्वीर के पीछे कुछ ऐसे पेंच हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। सही कहा। मतलब हमें ये डिकोड करना है कि इस 20% के शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे असली ताकत क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो आई थिंक हर निवेशक के मन में उठना चाहिए, इतनी भारी कमाई और निरंतर मुनाफे के बावजूद कंपनी के खर्चे उसकी आमदनी से ज्यादा तेजी से क्यों भाग रहे हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो चलिए विकास दर के इन ऊपरी आंकड़ों से निकलकर इस वृद्धि की, जिसे हम क्वालिटी या गुणवत्ता कहते हैं, उसकी गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक दिशा है चर्चा को आगे ले जाने की, क्योंकि देखिए, किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू का सिर्फ बढ़ना ही काफी नहीं होता। राइट। वो रेवेन्यू किस स्रोत से आ रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे एक जिम के बिजनेस मॉडल के उदाहरण से काफी आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर किसी जिम का रेवेन्यू अचानक बहुत बढ़ रहा है, तो ये पूछना लाजमी है कि क्या ये वृद्धि सिर्फ एक बार प्रोटीन सप्लीमेंट के बड़े ऑर्डर बेचने से आ रही है, जिसे हम वित्तीय भाषा में वन ऑफ गेन्स कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। या फिर ये हर महीने रिन्यू होने वाली जिम मेंबरशिप फीस से आ रही है, जो लगातार आती रहेगी। ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। 361 के मामले में विकास का असली इंजन इसी मेंबरशिप फीस में छिपा है। अच्छा। जिसे हम रिकरिंग इनकम या आवर्ती आय कहते हैं। अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाए ना, तो कंपनी का ARR यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वो 20.3% बढ़कर 614 करोड़ रुपए हो गए हैं। 614 करोड़। मतलब ये उनके कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 75% हिस्सा है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा अनुपात है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 75% रिकरिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। जब किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी की आय का इतना बड़ा हिस्सा आवर्ती होता है ना, तो वे शेयर बाजार के जो दैनिक उतार चढ़ाव होते हैं ना, जो वॉलेटिलिटी होती है, एग्जैक्टली, उससे काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। बाजार में जब उथल पुथल होती है या जब क्लाइंट्स घबराकर ट्रेडिंग कम कर देते हैं, तो ट्रांजैक्शन से आने वाली आय तो गिर जाती है। क्योंकि लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते। हाँ, लेकिन ये जो आवर्ती आय है, ये भविष्य के मुनाफे को स्थिर रखती है। हाँ,
इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट फीस जो क्लाइंट के पोर्टफोलियो के कुल आकार पर आधारित होती है, वो हर महीने हर तिमाही आती रहती है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। बिल्कुल। ये कंपनी को एक ऐसा कुशन देती है जिससे वे बाजार की अनिश्चितताओं का डटकर सामना कर सकें। सही कहा। और इसे फाइनेंस में हाई क्वालिटी अर्निंग्स की निशानी माना जाता है। निवेशकों को यही स्थिरता पसंद आती है क्योंकि इससे भविष्य की आय का अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है। ये स्थिरता और गुणवत्ता ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। लेकिन अगर 75% आय सुरक्षित है और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लगातार आ रही है, तो सैद्धांतिक रूप से कंपनी के मार्जिन तो बहुत ही बेहतरीन होने चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है। लेकिन यहाँ आंकड़ों में मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है, जो इस विस्तृत विश्लेषण के अगले महत्वपूर्ण सवाल को जन्म देता है। यहाँ खर्चे वाले हिस्से पर एक बड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। हाँ, खर्चों की वृद्धि दर वास्तव में ध्यान खींचने वाली है। देखिए, अगर आय इतनी अच्छी और स्थिर है, तो कुल खर्चे 27.1% क्यों बढ़ गए? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि कर्मचारियों की लागत यानी एम्प्लॉय कॉस्ट वो 28.7% उछल गई है। ये आंकड़ा उनकी 20% की रेवेन्यू ग्रोथ से काफी आगे निकल गया है, और इसके परिणाम स्वरूप उनका जो कॉस्ट टू इनकम अनुपात है वो बढ़कर 51.3% हो गया है। हाँ, 51.3%। मतलब कोई भी सामान्य विश्लेषक इसे देखकर सवाल उठाएगा कि भाई, कंपनी अपनी आमदनी से ज्यादा तेजी से पैसा क्यों खर्च कर रही है? मैं समझ सकती हूँ, सतह पर ये एक खतरे की घंटी लग सकती है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कोई गलती नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई कुप्रबंधन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की एक सोची समझी योजना है। इसे सिर्फ एक खर्चा या एक्सपेंस कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये दरअसल टैलेंट में किया जा रहा एक भारी निवेश है। टैलेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा बिजनेस तकनीक से ज्यादा रिलेशनशिप्स पर चलता है। भरोसे पर। एग्जैक्टली। और वे रिश्ते इंसानों द्वारा ही बनाए और निभाए जाते हैं। तो यानी ये जो 28.7% की बढ़ोतरी है, ये आक्रामक तरीके से की जा रही नई भर्तियों का सीधा परिणाम है। सही कहा। 361 अपनी ECM यानी इक्विटी कैपिटल मार्केट्स टीम को बहुत तेजी से मजबूत कर रही है। ECM टीम, ये टीम असल में क्या करती है? ECM टीम का काम ये होता है कि जब उनके अति अमीर क्लाइंट्स अपनी कंपनियों का IPO लाते हैं या शेयर बेचते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया 361 के जरिए ही हो। इसके साथ ही वे हर साल 30 से 40 नए टॉप टियर सीनियर RMs यानी रिलेशनशिप मैनेजर्स को अपनी टीम में जोड़ रहे हैं। हाँ, और उनका लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में 350 से 400 सीनियर RMs की एक बहुत मजबूत फौज तैयार की जाए। लेकिन यहाँ एक पेचीदगी है। इतने बड़े स्तर पर सीनियर लोगों को हायर करना, ये एक बहुत महंगा सौदा है। इतनी जल्दी इतने सारे महंगे लोगों को काम पर रखने से शॉर्ट टर्म मार्जिन पे सीधा और भारी असर पड़ रहा है, जो कि वो 51.3% के कॉस्ट टू इनकम अनुपात में साफ दिख रहा है। ये महंगा जरूर है, लेकिन इस इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली इसी तरह काम करती है। जब किसी सीनियर RM को किसी दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी से लाया जाता है, तो वो अकेला नहीं आता। बिल्कुल, वो अपना पिछला बोनस, अपनी पुरानी कंपनी के शेयर्स और सबसे जरूरी अपनी बनी बनाई क्लाइंट बुक छोड़कर आता है। नई कंपनी को उस RM की भरपाई करनी पड़ती है। अच्छा, साइनिंग बोनस वगैरह देके? हाँ। और सबसे बड़ी बात, उस नए RM को नए प्लेटफॉर्म पर अपने पुराने क्लाइंट्स का विश्वास दोबारा जीतने में और उनके फंड्स ट्रांसफर करवाने में काफी समय लगता है। 1 मिनट, अगर इस प्रक्रिया को डिकोड किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो 28.7% एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी भी दिख रही है, वो दरअसल भविष्य के रेवेन्यू का एक बीज है। एग्जैक्टली। तो एक नए RM को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने में आई थिंक कम से कम 24 से 30 महीने लग जाते होंगे। हाँ, ये विश्लेषण एकदम सटीक है। ये 24 से 30 महीने का जेस्टेशन पीरियड इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और मैनेजमेंट को इस बात का पूरा एहसास है कि ये 51.3% का कॉस्ट टू इनकम अनुपात लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इसीलिए उनके पास इसे संतुलित करने की एक ठोस योजना भी है। अच्छा, तो वो योजना क्या है?
क्या वे मतलब भविष्य में खर्चे कम करने वाले हैं, लोगों को निकालेंगे? नहीं, खर्चे कम करने के बजाय वे अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए वे ईटी मनी प्लेटफॉर्म का पुनर्गठन कर रहे हैं, जिससे वहां के ऑपरेशनल नुकसान कम होंगे। साथ ही उनका जो एचएनआई सेगमेंट है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। हाँ, जो 10 से 50 करोड़ रुपए वाले क्लाइंट्स को सर्व करता है, वो बहुत तेजी से ब्रेक इवन की ओर बढ़ रहा है। तो मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि इन सुधारों और पुराने आरएम्स के पूरी तरह से प्रॉफिटेबल हो जाने के साथ इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कॉस्ट टू इनकम अनुपात को घटाकर 49 से 50% के स्तर तक वापस ले आया जाए। ये एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक कदम लगता है। अब अगर कंपनी इन महंगे टॉप लेवल आरएम्स पर इतना पैसा बहा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो छोटे निवेशकों या रिटेल मार्केट को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही विशिष्ट वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो हमें 361 के मुख्य फोकस एरिया UHNI यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की ओर ले जाता है। यही उनकी पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है। 361 का पूरा बिजनेस मॉडल इन्हीं अति अमीर परिवारों के इर्द गिर्द बुना गया है। आज की तारीख में वे लगभग 8,900 से ज्यादा ऐसे UHNI परिवारों का पैसा मैनेज कर रहे हैं। 8,900 UHNI परिवार, ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ डेटा में एक और विरोधाभास देखने को मिलता है, जिस पर सवाल उठाना जरूरी है। कौन सा डेटा? रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में कंपनी का जो ARR रिटेंशन रेट है, वो 0.78% से गिरकर 0.74% हो गया है। हाँ, ये गिरावट हुई है। तो सवाल ये है कि अगर 361 अपने इन अति अमीर क्लाइंट्स को इतनी बेहतरीन और प्रीमियम सर्विस दे रहा है, उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके महंगे आरएम्स रख रहा है, तो ये रिटेंशन रेट क्यों गिर रहा है? क्या ये UHNI सेगमेंट में उनकी पकड़ कमजोर होने का संकेत नहीं है? देखिए, सतह पर देखने में ये गिरावट निश्चित रूप से नकारात्मक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की वजह सेवा में कमी नहीं है। तो फिर क्या है? ये बिजनेस मॉडल में हो रहा एक बड़ा बदलाव है। इसे समझने के लिए हमें एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के बुनियादी अंतर को समझना होगा। अगर इस अंतर को तकनीकी नजरिए से देखा जाए, तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में कंपनी क्लाइंट को कोई म्यूचुअल फंड या प्रोडक्ट बेचती है जी, और उस प्रोडक्ट कंपनी से सीधा कमीशन कमाती है। एग्जैक्टली। और शायद इस कमीशन के कारण उनका रिटेंशन रेट थोड़ा ज्यादा, लगभग 0.60 से 0.70% के बीच दिखता है। एकदम सही। लेकिन UHNI क्लाइंट्स, विशेष रूप से वे जिनके निवेश योग्य संपत्ति 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं, वे अब बहुत जागरूक हो गए हैं। वे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से हटकर एडवाइजरी लेड मॉडल की ओर जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़े क्लाइंट्स अब ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचा जाए। बिल्कुल। वे चाहते हैं कि कंपनी उनके पूरे पोर्टफोलियो के लिए एक स्वतंत्र रणनीतिक सलाहकार की तरह काम करे, जिसके लिए वे एक फिक्स्ड फीस देने को तैयार हैं, ना कि कोई छुपा हुआ कमीशन। और यहीं वो गानेट बदल जाता है। एडवाइजरी मॉडल में कंपनी जो फिक्स्ड या पोर्टफोलियो आधारित फीस लेती है ना, वो प्रतिशत के हिसाब से थोड़ी कम होती है। कितनी कम? लगभग 0.25 से 0.35% के बीच। इसलिए जैसे जैसे बड़े UHNI क्लाइंट्स भारी मात्रा में एडवाइजरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, कुल मिलाकर एवरेज हेडलाइन रिटेंशन रेट गिरता हुआ नजर आता है। तो एक निवेशक यहाँ ये सवाल जरूर पूछेगा कि भाई इसमें कंपनी का क्या फायदा है? अगर उनका मार्जिन प्रतिशत कम हो रहा है, तो वे इस बदलाव को एडवाइजरी मॉडल को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फायदा मार्जिन प्रतिशत में नहीं है, बल्कि वॉल्यूम और क्लाइंट की एंगेजमेंट में है। अच्छा, देखिए, भले ही एडवाइजरी में मार्जिन थोड़ा कम दिखता हो, लेकिन डेटा बताता है कि ऐसे क्लाइंट्स 361 के पूरे प्लेटफॉर्म का लगभग 3 गुना अधिक उपयोग करते हैं। 3 गुना अधिक उपयोग करने का मतलब है कि वे सिर्फ शेयर या बॉन्ड्स नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल, वे कंपनी के जरिए बहुत जटिल वित्तीय संरचनाएं तैयार करते हैं। वे पीढ़ियों तक संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं। फैमिली ट्रस्ट्स गिफ्ट सिटी के माध्यम से बिना भारी टैक्स या रेगुलेटरी बाधाओं के अंतर्राष्ट्रीय निवेश करते हैं, और यहाँ तक कि अपनी ही संपत्तियों या शेयर्स पर लोन भी लेते हैं। लोन अगेंस्ट शेयर्स। ये तो एक बहुत ही मजबूत मोट या कह लें प्रतिस्पर्धी खाई बनाने जैसी रणनीति है। बिल्कुल। अगर किसी क्लाइंट ने 361 के जरिए अपना फैमिली ट्रस्ट बना लिया है और उनके पोर्टफोलियो पर कोई लोन भी चल रहा है, तो वो क्लाइंट रातों रात किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं जा सकता।
उनका रिश्ता कंपनी के साथ इतना गहरा और जटिल हो जाता है कि वे उस इकोसिस्टम में लॉक हो जाते हैं। यही इस रणनीति की सबसे बड़ी जीत है। ये बदलाव भले ही अल्पावधि में यानी शॉर्ट टर्म में मार्जिन के प्रतिशत पर दबाव डालता दिखे, लेकिन लंबी अवधि में ये रेवेन्यू को बहुत अधिक स्थिर और टिकाऊ बनाता है। ये क्लाइंट्स के साथ एक ऐसा चिपचिपा या स्टिकी रिश्ता बना देता है जो कंपनी के लिए भविष्य के रेवेन्यू की गारंटी बन जाता है। ये वेल्थ मैनेजमेंट का हिस्सा तो सच में बहुत सुनियोजित और मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण में उन आंकड़ों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जो थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। एसेट मैनेजमेंट के हिस्से में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आप एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट के नेगेटिव फ्लो की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में इस तिमाही में -2,564 करोड़ रुपए का नेगेटिव नेट फ्लो दर्ज किया गया है। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट पैसा ला रहा है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट से इतना भारी पैसा बाहर क्यों जा रहा है? क्या ये भविष्य की कमाई के लिए किसी ढांचागत कमजोरी का संकेत तो नहीं है? देखिए, ये आंकड़ा पहली नजर में डरावना जरूर लगता है, लेकिन अगर इसके मूल कारण की तह तक जाए ना, तो ये कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। ये पूरे सेगमेंट की कमजोरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बड़े संस्थागत क्लाइंट के फैसले का परिणाम है। सिर्फ एक क्लाइंट के फैसले का इतना बड़ा प्रभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि संस्थागत क्लाइंट्स यानी इंस्टीट्यूशनल मैंडेट्स का आकार बहुत बड़ा होता है। इस मामले में एक बहुत बड़े संस्थागत क्लाइंट ने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का फैसला किया। अच्छा। बंटन था, वो लगभग 550 से 600 मिलियन डॉलर से घटाकर 175 से 180 मिलियन डॉलर कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, और इसका सीधा और भारी असर इस तिमाही के कुल नेट फ्लो पर दिखाई दिया। तो ये मतलब किसी प्रदर्शन की कमी के कारण नहीं था, बल्कि क्लाइंट की अपनी आंतरिक पूंजी आवंटन नीति के कारण था। तो अगर इस एक घटना को हटाकर देखा जाए, तो क्या उनकी बाकी एसेट मैनेजमेंट रणनीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं? आंकड़े तो यही गवाही देते हैं। अगर उनके ऑल्टरनेटिव स्पेस को देखा जाए, जैसे प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट एक्विटी, एग्जैक्टली, वहां अभी भी जोरदार तेजी बनी हुई है। इन झटकों के बावजूद उनका एसेट मैनेजमेंट AUM अभी भी 1 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े के पार बना हुआ है। 1 लाख करोड़। तो इसलिए ये एक बार का झटका था, कोई स्थायी या ढांचागत कमजोरी नहीं। समझ गया। अब इस चर्चा को थोड़ा और व्यापक बनाते हैं। जब किसी कंपनी का वित्तीय विश्लेषण किया जाता है, तो उसे सिर्फ आइसोलेशन में देखना काफी नहीं होता। उसकी तुलना उसके पीयर्स यानी प्रतिद्वंदियों से भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अगर नुवामा वेल्थ के प्रदर्शन के साथ 361 की सीधी तुलना की जाए, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। नुवामा का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 17.49% है, जो कि 361 के 12.1% से काफी बेहतर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना है। इतना ही नहीं, अगर वैल्यूएशन के नजरिए से देखें, तो नुवामा का PE अनुपात 32.48 है, जबकि 361 35.5 के ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि नुवामा पूंजी पर बेहतर रिटर्न दे रहा है, फिर भी शेयर बाजार 361 की स्ट्रेटेजी को इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है? बाजार उन्हें नुवामा से ज्यादा मूल्यवान क्यों मान रहा है? देखिए, ये क्लासिक स्थिति है जहां बाजार वर्तमान के बजाय भविष्य की रणनीति को प्रीमियम देता है। अच्छा, भविष्य की रणनीति। हाँ, इसका जवाब 361 के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड और उनकी जो कैपिटल एलोकेशन की आक्रामक रणनीति है, उसमें छिपा है। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था, 361 का 5 वर्षीय पैट CAGR 27% है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। ये निरंतरता बाजार का बहुत बड़ा विश्वास जीतती है। लेकिन ROCE में 17.49% बनाम 12.1% का ये जो अंतर है, ये काफी बड़ा है। इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 361 जानबूझकर अपने शॉर्ट टर्म ROCE को दबा रहा है। वे अपनी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैलेंट यानी नई भर्तियों और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं। नुवामा शायद आज अपने मौजूदा निवेशों से बेहतर रिटर्न निकाल रहा है और उनका मॉडल थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। लेकिन 361 HNI और UHNI बाजार हिस्सेदारी को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए खेल रहा है। अच्छा, मतलब लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, वे अगले 5 से 10 सालों में एक छत्र राज स्थापित करना चाहते हैं। मतलब ये एक तरह से विनर टेक्स ऑल के मान सकते हैं।
बाजार इसी बात को प्रीमियम दे रहा है कि भले ही आज 361 की पूंजी पर रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन वे जो भविष्य का साम्राज्य बना रहे हैं वो नुआमा के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत होगा। सही कहा। हाई क्वालिटी रिकरिंग इनकम और टॉप टैलेंट का ये संयोजन ही उन्हें भविष्य का लीडर बनाता है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। बाजार वर्तमान की दक्षता के बजाय भविष्य की मोनोपोली और लीडरशिप के लिए ये प्रीमियम चुकाने को तैयार है। तो अब तक के सभी बिंदुओं को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो आज की इस गहन चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि 361 की ये 20% रेवेन्यू ग्रोथ केवल एक तिमाही का कोई तुक्का या फ्लूक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस उच्च गुणवत्ता वाले रिकरिंग इनकम का परिणाम है जो बाजार के उथल-पुथल में भी मजबूती से खड़ा रहता है। और जो खर्चे जो 27.1% से बढ़े हुए दिख रहे हैं वे असल में कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही सोची समझी टैलेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका फल आने वाले 24 से 30 महीनों में मिलेगा। ये पूरे विश्लेषण का एक बेहतरीन सार है। और अगर इसमें एक मैक्रो या लॉन्ग टर्म नजरिया भी जोड़ा जाए तो भारत के आर्थिक परिदृश्य में इस वक्त बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल टेलविंड्स। हाँ, जो इन कंपनियों के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। आई थिंक ये वित्तीयकरण या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की उस बड़े ट्रेंड की बात हो रही है जहां लोग पारंपरिक निवेश से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से भारत में बचत का पैसा कहाँ जाता था? रियल एस्टेट और सोने में। एग्जैक्टली, जमीन जायदाद और गोल्ड में। लेकिन अब एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव हो रहा है। वो पैसा वहां से निकलकर वित्तीय संपत्तियों यानी फाइनेंशियल एसेट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, AIF और बॉन्ड्स में आ रहा है। इसके अलावा भारत में नए व्यवसायों, स्टार्टअप्स और कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ने से भारी मात्रा में UHNI संपत्ति का निर्माण हो रहा है। ये जो नए अमीर लोग हैं, ये अपनी संपत्ति को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करवाना चाहते हैं। और यही वो बिंदु है जो विश्लेषकों को उत्साहित करता है। ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक कारक 361 जैसी कंपनियों के पक्ष में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एकदम सही। एक बेहद आकर्षक अवसर की तरह दिखाई देती है। ब्रोकरेज फर्म्स द्वारा दी जा रही बुलिश रेटिंग इसी बात की पुष्टि करती है कि लंबी अवधि में ये मॉडल शानदार रिटर्न दे सकता है। ये सच है कि अवसर बहुत बड़े हैं, बशर्ते वे अपनी टैलेंट रणनीति को सही तरीके से क्रियान्वित कर सकें। हाँ, एग्जीक्यूशन जरूरी है। और अपने कॉस्ट टू इनकम अनुपात को वादे के मुताबिक 49-50% के दायरे में ले आएं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से यह साबित हो जाता है कि वित्तीय दुनिया में सतही आंकड़े कभी-कभी पूरी कहानी नहीं बताते। उन बड़े आंकड़ों के पीछे की कार्यप्रणाली, रणनीति और मैक्रो ट्रेंड्स को समझना ही असली ज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करें, एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वो क्या है? ये काफी दिलचस्प लग रहा है। देखिए, इस पूरी चर्चा में एक बात बार-बार सामने आई है कि 361 का सबसे बड़ा खर्चा और निवेश उनके महंगे ह्यूमन RMs हैं, मतलब इंसानी रिलेशनशिप मैनेजर्स। वे इन इंसानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ताकि अति अमीर क्लाइंट्स को जोड़ा जा सके। ठीक है। लेकिन तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में 361 जैसी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये महंगे इंसान ही होंगे? ओह, ये इशारा शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव की तरफ है। एकदम सटीक। क्या आने वाले 5 या 10 सालों में AI आधारित पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो इन महंगे इंसानी RMs की जगह ले सके? क्या AI इस हाई कॉस्ट ह्यूमन बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से पलट कर रख देगा? ये एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं इंडस्ट्री को बदल देने वाला सवाल है। एक तरफ तकनीक है जो डेटा को इंसानों से बेहतर और तेजी से समझ सकती है, राइट। और दूसरी तरफ इंसान का वो भरोसा है जिसकी दरकार एक 250 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो वाले क्लाइंट को होती है। और यही वो दुविधा है। अगर क्लाइंट्स को इंसानों से बेहतर, सटीक, बिना किसी बायस के और बहुत ही कम लागत में एक मशीन से सलाह मिलने लगे, तो इन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों के इन भारी भरकम खर्चों और वर्तमान बिजनेस मॉडल का क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्या बड़े क्लाइंट्स एक एल्गोरिदम पर अपना करोड़ों का साम्राज्य सौंपने का भरोसा कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के हर निवेशक को नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो अगर आज के बढ़े हुए खर्चों और मार्जिन के दबाव वाले धुंधले बादलों के पार देखा जाए, तो 361 की रिकरिंग रेवेन्यू और UHNI रणनीति की बुनियाद बहुत मजबूत नजर आती है।
बस ये देखना बाकी है कि भविष्य में उनके इस वित्तीय एक्सरे को पढ़ने वाला और उसे क्लाइंट्स को समझाने वाला कोई इंसान होगा या फिर कोई मशीन। बहुत ही उम्दा विचार। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानी को इसी तरह डिकोड करते रहें।